नमस्कार, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, ये तमाम कथन और कहावतें हमने हमारे ऋषि मुनियों से और बड़े बुजुर्गों से सुनी है, जो बिल्कुल सटीक है। स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है और सेहतमंद है, तभी हमारा जीवन है और हम इस जीवन का आनंद ले सकते हैं और हमारे क्रियाकलाप सही तरीके से संपन्न कर सकते हैं। ये शरीर भी तभी स्वस्थ होगा जब हमारा पोषण खान पान सही हो, मौसम के अनुसार हो और कुपोषण की पर्याप्त हमें जानकारी हो। इसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई, जिससे कि पोषण और खान पान के प्रति जनता में जागरूकता आ सके। फिलहाल सर्दी के मौसम ने हमारी पूरी दिनचर्या को काफ़ी प्रभावित किया है, जिसका प्रभाव हमारे आहार और खान पान पर भी पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक भोजन और विशेषकर सर्दियों में हमारा खान पान कैसा हो और क्या कुछ सावधानी बरती जाए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आहार विशेषज्ञ अर्चना जैन। आइए इन्हीं से बात करते हैं। मैडम, पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। पौष्टिक भोजन कहने को मात्र ये 2 शब्द लगते हैं, लेकिन इनके पीछे इनका अर्थ जो है वो काफ़ी गहरा है। इसी अर्थ को हम आज आपसे समझना चाहेंगे। हाँ, जैसा विकास जी आपने कहा कि इसका अर्थ बहुत गहरा है, तो इसको समझने में भी हमें कुछ समय देना चाहिए। और जो ये शरीर है हमारा, ये हमारे खान पान से ही बना है। जो हम खाते हैं उसी से हम अपने सारे दिन भर के दिनचर्या के काम कर सकते हैं और अपने जितने भी अंग हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अपनी आजीविका के लिए भी हमें इसी शरीर की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारा ये शरीर किस तरह से बना है और इस पे पोषण का कितना महत्व है। तो ये जो पोषण है, जैसा कि जो शब्द है पोषित, हम जब किसी चीज़ को करते हैं तो जितनी भी शरीर में जितनी ज़रूरतें हैं, अलग अलग तरह की हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। तो एक आम इंसान को एक अच्छा संतुलित आहार लेना चाहिए, ताकि उसको सारे की सारे जितने भी हमारे अवयव हैं खान पान के, वो उसको मिलें। लेकिन ये तो सिर्फ एक बात रही। अब उसके अलावा भी हमें उसको किस तरह से खाना है, कितना क्वांटिटी में खाना है। जैसे कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो अगर हम किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो भी हमें नुकसान करेगी। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना खाना है, कब खाना है और क्यों खाना है। संतुलित भोजन की बात की जाए तो मैडम, संतुलित भोजन में क्या कुछ शामिल रहता है? हाँ विकास जी, संतुलित भोजन में सबसे पहले हमारे 7 अवयव जो मेजरली हम मानते हैं वो हमें समझने चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, वो बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स हैं, वो बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं, और एक अच्छा फाइबर कंटेंट होना चाहिए डाइट में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। जो 7वां अवयव है पानी हमारे शरीर की मुख्य भूमिका निभाता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि राजस्थान में हम रहते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ पानी नहीं है, तो हम पानी बहुत कम पीते हैं। शरीर करीब 70% पानी होता है। तो उस शरीर की रिक्वायरमेंट पानी की बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है। ज़्यादातर जो लोग हैं अपनी पेट की समस्या से या सिर दर्द की समस्या से या दर्द की समस्या से आए दिन उन्हें 2-4 होना पड़ता है, और उस समस्या की जड़ में बहुत हद तक कम पानी पीना होता है। तो जब ये 7 चीज़ें हम तरीके से संतुलित मात्रा में जब खाते हैं तो उसको एक संतुलित आहार की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे तो मैडम, हर मौसम की अलग अलग डाइट रहती है, हमें हर मौसम में ये सोचना पड़ता है कि क्या कुछ खाया जाए। लेकिन सर्दी के मौसम को देखते हुए हमें क्या कुछ खाना चाहिए, किस तरीके से अपनी जो डाइट है उसको कंट्रोल करना चाहिए? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। ये सर्दियों में क्योंकि मौसम जब बदलता है तो हमारे शरीर पे उसका सबसे ज़्यादा असर होता है।
जैसे ही मौसम बदलता है हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो जब गर्मी सर्दी का इफ़ेक्ट होता है, बहुत सारे वायरस से खांसी जुकाम होना शुरू हो जाता है। तो इन सब से बचने का और अपने आप को स्वस्थ रखने का बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान में पहले से ही चेंज कर लें। मतलब दिवाली आते आते, दिवाली के बाद से हमें अपने खान पान में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। उसमें यह है कि जो सर्दियों के मौसम में आने वाले फल और सब्जियां हैं, एक तो वो हमें इंक्लूड करने चाहिए अपनी डाइट में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो ग्रेन, जो मेजर, जो हमारा जो आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, तो हम अक्सर देखा जाता है कि साल भर हम गेहूं की रोटी खाते रहते हैं। जबकि पुराने ज़माने में भी जब जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो हमें यही सिखाते थे कि समय आने पर, सर्दियाँ आने पर हमें अपना जो मुख्य भोजन है हमारा, जो कि आटा होता है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, वो चेंज कर लेना चाहिए। सर्दियों में हमें मक्के बाजरे की, ज्वार की, जौ की रोटी खानी चाहिए। तो अलग अलग तरह का जब हम ग्रेन, जो मेन जो आटा है वो खाते हैं, तो वो हमारे शरीर को गर्म रखने के और हमारे शरीर में जो कैल्शियम की और इस समय फास्फोरस की बहुत तरह की ज़रूरतें, जब विटामिन डी की ज़रूरत हमारी बढ़ जाती है, तो वो सब हमें इससे मिलता है। प्लस सर्दियों में बहुत ही अच्छी हरे पत्ते वाली सब्जियां मुख्यतः हम मिलती हैं। तो हमें ऐसा चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको उस समय यूज़ करें। जब सर्दियों में जो चीज़ मिल रही है उस समय हरी पत्तियाँ बहुत तरह की, आप देखिए पालक है, बथुआ है, मेथी है, चौलाई है, मूली के पत्ते हैं, शकरकंदी के पत्ते हैं, गाजर के पत्ते हैं, इन सबको हमें यूज़ करना है ताकि ये जो है ना, कैल्शियम रिच होती हैं, आयरन रिच होती हैं, फास्फोरस रिच होती हैं, फाइबर इनमें बहुत होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरिया भी ये होते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसको खा के अपना स्टोरेज बनाना है ताकि जो गर्मियों में हमको नहीं मिला वो हम सर्दियों में खा के एक तो अपना पोषण पूरा कर सकें, अगर हमारी कोई डेफिशिएंसी पुरानी रह गई है तो हम उसको कंप्लीट कर सकें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम इसको कंज्यूम करें। और जैसे सर्दियों में आने वाले जो फल हैं वो इसी तरह से बनाए गए हैं। अमरूद है, पपीता है, अनानास है, चीकू है, नारंगी है। नारंगी जो है ये सब विटामिन सी से भरपूर होते हैं। तो जब हमें सर्दियों में बहुत तरह के जो खांसी जुकाम के वायरस अटैक करते हैं तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा मैडम सर्दियों में एक सबसे बड़ी कमी रहती है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है हमारे पूरी शरीर पर? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है विकास जी, आपने बिल्कुल इतनी अच्छी बात पूछी है मुझसे। मैं अपने सभी देखने वाले दर्शकों को कहना चाहूँगी, शरीर की क्रियाएं सेम रहती हैं, बिल्कुल सामान्य। जो गर्मी में हमारा खून जिस तरह से बनता है सर्दी में भी उसी तरह बनता है। हमारे शरीर में उतना ही पानी गर्मियों में होता है जितना सर्दियों में होता है। हमारा जो डाइजेशन है, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो देखने का प्रोसेस, काम करने का सब चीज़ों में पानी की ज़रूरत होती है। तो सर्दियों में बल्कि सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए हमारी शरीर को और भी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो पानी जो होता है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, वो ताकत देता है, वो ऊर्जा देता है। तो पानी हमें ज़रूर पीना है और पानी की कमी बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे उसको हल्का सा गुनगुना गर्म करके पी लें, चाहे धूप में थोड़ी देर रख लीजिए, तब थोड़ा जैसा पीने लायक जैसा हो जाए तब पिएं। जिस तरह से भी आप पी सकते हैं, सुबह से शाम अपना थोड़ा एक साथ अगर आप नहीं पी पा रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके पिएं, लेकिन दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। पेट की समस्याओं का और शरीर को स्वस्थ रखने का ये सबसे सस्ता और आसान गर्म पानी का कोई विशेष महत्व है? गर्म पानी का देखिए, सर्टेन कंडीशंस में कोई अगर हमें किसी तरह की कोई बीमारी या बहुत ज़्यादा कोई वायरस हमारे ऊपर अटैक कर गया है, जैसे हमें खांसी जुकाम हो रहा है, तब हम गर्म पानी, क्योंकि गर्म बॉडी अंदर से थोड़ी सी गर्म होती है टेम्परेचर वाइज अगर हमें, और बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। तो जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो पहले शरीर को उस पानी को गर्म करना पड़ता है और फिर यूज़ होता है।
तो वो जो एनर्जी यूज़ होती है वो हम गर्म करके और फिर पिएंगे तो शरीर को बहुत ही आसानी से गर्म पानी पच भी जाएगा और वो पाचन तंत्र को हमारे और शक्ति देगा। तो इसलिए सर्दियों में थोड़ा बहुत हम गर्म पानी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को गर्म पानी ही पीना चाहिए सर्दियों में। थोड़ा बहुत हम कभी कभी खाना खाने के बाद या कुछ अगर हमें कुछ अनईजीनेस लग रही है, हमें कोई अपच जैसा फील हो रहा है, तब हम थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हैं। बल्कि उस गर्म पानी में हल्का सा नींबू और ज़रा सा नमक डाल के पिएं तो पाचन संबंधी हमारी जो समस्याएं हैं उनका बहुत हद तक हमारा इलाज हो जाता है। सर्दी में हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है और शायद यही कारण है कि कोरोना और ओमिक्रॉन जैसे वायरस भी अभी लगातार इनकी संक्रमण दर लगातार बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सर्दी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ डाइट में विशेष परिवर्तन किया जाए ताकि इन वायरस से भी हमें काफ़ी कुछ सुरक्षा मिलती रहे? हाँ, हम अभी सारे देश ने और दुनिया ने बहुत ही ये ख़राब समय देखा था और हम चाहते नहीं हैं कि ये कभी भी हमारी ज़िंदगी में दोबारा आए। तो उसके लिए सभी दर्शकों से ये विनती है कि कृपया अपने इम्यून सिस्टम का, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसकी हम इज्जत करें। वो एक भगवान ने हमें अपने आप एक डॉक्टर बिठा रखा है, अंदर एक टूल दे रखा है, एक दवाई दे रखी है जिससे कि हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमारे खुद के शरीर में, हमारा शरीर ही हमें अपने आप बचाता है, लेकिन हमें उसमें मदद करनी पड़ती है। हम अपने शरीर की मदद करें तो ये पॉसिबल है। नॉर्मली क्या होता है कि हम सिर्फ अपनी टंग के, अपनी ज़बान के टेस्ट के हिसाब से खाना खाते हैं और मतलब धीरे धीरे समय के साथ ये खाना बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता जा रहा है, डब्बे बंद, किसी के पास टाइम नहीं है, फास्ट फूड का प्रचलन है। वही फास्ट फूड तो मैं कहती हूँ कि वो एस गलत लगा हुआ है, वो एस हटा दें तो फैट फूड बन जाता है वो। तो सिंपली समझने के लिए ये है कि इतना हम इस फास्ट फूड को इतना ज़िंदगी में हमने ढाल लिया है और हम उसके आदी हो चुके हैं कि उससे क्या है, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलता है, हमें सिर्फ टेस्ट मिलता है। तो ज़बान तक आते आते बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद शरीर को जो अवयव चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो उसको नहीं मिल पाता है। तो शरीर को जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो वो इम्यूनिटी हमारी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो हमें इन सभी समस्याओं, चाहे कोरोना हो, चाहे ओमिक्रॉन जो अभी मतलब उसी का जो रूप बदल के आया है, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें अपने शरीर को अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक होलसम हमें अप्रोच चाहिए, एक कंप्लीट जो है ना सम्मिलित तरीके से हमें अपनी डाइट को और जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है। जीवन शैली को, डाइट को बदलने की ज़रूरत है। मैडम, बच्चों और बड़ों में या बुज़ुर्गों में डाइट का क्या कुछ विशेष इंतज़ाम किए जाए या फिर कैसे उनको अलग अलग रखा जाए उनको? बिल्कुल आपने सही पूछा विकास जी। बच्चों की और बुज़ुर्गों की और जो एडल्ट्स हैं उनकी शरीर की ज़रूरतें अलग अलग हैं। एक तो क्वांटिटी वाइज ही हम समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं। बच्चों को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ, हमको पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए। हमको बच्चों को सिखाने के लिए पहले खुद वो करना पड़ेगा, वो खुद फॉलो करें। देखिए, हमेशा सामान्यतः देखा गया है, जो भी जिस घर में जैसा प्रचलन होता है, माँ बाप जो खाते हैं, घर में जो खाया जाता है, वो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट करते हैं। बच्चे उसी तरह का भोजन लेना चाहते हैं। अगर माँ बाप मैगी खा रहे हैं तो बच्चा ज़रूर मैगी खाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमने उनको रिवॉर्ड सिस्टम बनाया है। हमने उनको कहा कि हम अच्छा तुम पढ़ाई कर लो या तुम इतना खेल लो, या जो भी हमारे मन का होता है, हम सोचते हैं कि इनको इसी के मतलब थोड़ा सा पढ़ाई कर लो फिर हम तुमको मैगी बना के देंगे या उनकी पसंद का कोई चीज़ देंगे। ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। आजकल बच्चों में भी लंबाई के वजन के अनुसार लंबाई नहीं बढ़ रही है या फिर वजन के अनुसार उनका
सब कुछ इतनी दिक्कतें आ रही है, मोटापा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सही बात और तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही है। सही बात है। और अपने देश का भविष्य ये बच्चे ही हैं। अगर ये बच्चे स्वस्थ नहीं रहे तो हम हमारे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर इंजीनियर जो बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे? वो जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों के में मोटापे की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, हाइट नहीं बढ़ रही, क्योंकि उन्हें ना तो पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, और उसके साथ साथ आप देखिए खेलना कूदना सब बंद है। खेलने के नाम पे मोबाइल पे गेम्स होते हैं, या उनको अंदर ही बंद कर। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे भी देखा है कि वो डरते हैं कि हम बच्चे को धूप में नहीं भेजेंगे, हम बच्चे को बारिश में नहीं भेजेंगे। जो नेचर है उसके आसपास अगर बच्चे रहते हैं तो उनका डेवलपमेंट पूरा होता है। फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बल्कि जब वो बाहर जाते हैं, पार्क में खेलते हैं, तो 4 बच्चों से मिलते हैं तो आपस में उनका सोशल डेवलपमेंट भी होता है, और एक दूसरे से भी वो सीखते हैं कि उनको पता चलता है दूसरे बच्चे भी क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनमें क्या ताकत है। इंस्पिरेशन मिलती है, हम दूसरे को देख के इंस्पायर हो सकते हैं कि अच्छा वो 2 घंटे खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेल सकता। तो बच्चों को ये मौका मिलना चाहिए ताकि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें, टीवी में नहीं, बाहर जाकर। आजकल अंकुरित भोजन, जो पहले बहुत पुराना प्रचलन था कि हम सुबह उठते ही अंकुरित भोजन लेते थे, कुछ भिगो के रखते थे रात को और फिर सुबह उनका सेवन करते थे, लेकिन आजकल ये पूरा ही एक तरीके से हमारी डाइट में जो पहले था वो पूरा गायब हो चुका है। उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? बहुत ही ये उम्दा बात है और सभी को समझने की बात है। जहाँ तक हमारे यहाँ जो ये फास्ट फूड और रेडी टू ईट फूड का प्रचलन है, मैं कहती हूँ स्प्राउट तो सबसे ज़्यादा, जो अंकुरित भोजन है वो सबसे ज़्यादा रेडी टू ईट है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, एक बार बना के अगर आपने रख दिया तो वो फ्रिज में तो वो 3-4 दिन आराम से चल जाता है। आपको जब भूख लगे, जब आपका शाम का टाइम हो, जब आपका कोई भी मील टाइम में आप उसको आराम से खा सकते हैं। और जो अंकुरित भोजन होता है वो कच्चा भी खाया जा सकता है, हल्का सा स्टीम करके भी खाया जा सकता है। तो ये सबसे आसान चीज़ है। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं, जो पीजी में रह रहे हैं, उन सबको मैं ये सिखाती हूँ। ये बहुत आसान है, आपको कोई कुकिंग रेंज और कोई गैस अवन की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने कमरे में बना सकते हैं। और जो ये इसकी पौष्टिकता के बारे में तो हम जितना कह सकें उतना कम है, क्योंकि ये अंकुरण जो होता है वो उस समय होता है जब उसमें सबसे बेस्ट प्रोटीन जो अवेलेबल होता है, और जो इतना अच्छा प्रोटीन होता है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन कहलाता है, कि जो प्रोटीन है वो बहुत आसानी से हमारे शरीर में जाएगा, पचेगा और वो यूज़ होगा। तो सिर्फ खाना ही ज़रूरी नहीं होता विकास जी, उसको पचाना और यूज़ होना, एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी हमारे शरीर को वो फ़ायदा करेगा। मैडम, आजकल देखा जा रहा है युवाओं में बहुत बड़ी एक समस्या चल रही है, समय से आजकल हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो युवाओं में जो हार्ट अटैक की जो समस्या आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो ये हमारी डाइट बैलेंस नहीं है, इसका कुछ प्रभाव है? बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। ये मैं आजकल अपने क्लिनिक में भी देख रही हूँ कि 30-30 साल के बच्चे, उनको इतनी बीमारियाँ, इतने तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े बुजुर्ग से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे को वीकनेस है, हमको चलना नहीं जा रहा, हमको चक्कर आते हैं, हमारा खाना नहीं पचता, हम सारा दिन थके हुए रहते हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं। मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि ये देश का युवा है, ये कैसे कहाँ जाएगा। और वो ही 40 साल तक आते आते अगर वो करेक्शन नहीं करते अपना, तो 40 साल तक आते आते उनको हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, हार्ट अटैक है, डायबिटीज तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। तो ये सब ये खान पान से रिलेटेड, हमारी जीवन शैली से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। बच्चे क्या है, हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें पता नहीं क्या खाना पीना, वो जो अवेलेबल होता है वो खाते रहते हैं। माँ बाप भी सोचते हैं बस पढ़ ले अभी तो ठीक है, जैसे भी हो जाए। पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ऐसा ना हो पढ़ाई ख़त्म करते करते बच्चे की तबीयत ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए कि हमें उसका इलाज कराना पड़े, बजाय नौकरी ढूंढने के हम उसको डॉक्टर ढूंढने लग जाएं उसके लिए।
तो और कुछ मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैडम, एक अक्सर कहा जाता है कि जो हम खाने का तेल यूज में लेते हैं उसको हमेशा बदल बदल के खाया जाए, क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे? बिल्कुल ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जो तेल होते हैं उनमें अलग अलग तरह के जो फैटी एसिड्स कहते हैं वो होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो ये अलग अलग तरह का उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारे शरीर को बहुत सारे अलग अलग तरह के फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है। तो कुछ चीज़ें सैचुरेटेड फैट में हैं, कुछ चीज़ें अनसैचुरेटेड फैट में हैं। पॉली अनसैचुरेटेड कहलाता है, मोनो अनसैचुरेटेड हम पढ़ते हैं, सुनते हैं ना कई जगह पे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं। तो ये चीज़ें ओमेगा 3 ओमेगा 6 के बारे में हम बार बार सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हर तेल में अलग अलग क्वांटिटी और क्वालिटी में होती है। इसलिए अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह का तेल खाते रहेंगे ज़िंदगी भर, तो हमारे पास उसी पर्टिकुलर तेल की जो विशेषताएं हैं वो हमारे शरीर तक पहुंचेंगी, बाकी सब रह जाएगा। तो इसलिए इसको बदल के खाना अच्छा रहता है। आजकल हमने हमारे जो देशी खाना था उसकी जो परंपराएं थी उनको भी भूल गए, देशी खाने को भी हम हमारी डाइट में इतना महत्व नहीं देते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, मैं तो बहुत ही इस बात से दुखी हूँ। मुझे लगता है कि ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। पहले दलिया राबड़ी वगैरह सब कुछ चलता था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इतना नेचर ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं, इतना कुछ दिया है खाने को, हम इतना सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं कि बस अपनी पसंद की बस 4 चीज़ें बस हमें पसंद है, हम उन्हीं 4 चीज़ों को खाते रहते हैं। नेचर ने हर जो भी प्रोडक्ट बनाया है, प्रकृति में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनकी सबकी अपनी विशेषताएं होती हैं। और आप देखिए राजस्थान में भी कितने, और मैं तो पूरी लिस्ट बना के ऐसे देखती हूँ, कैर, सांगरी, कुमटिये और काचरी। और हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनली इतना अच्छा खाया, इतनी सारी चीज़ें खाई जाती थी। कुंदरू है और परवल है, ये सब चीजें अगर अभी बच्चों से सिस्टम को भी बूस्ट करती थी। हाँ, बिल्कुल बूस्ट करती हैं, क्योंकि ये हमारे प्रदेश से आई हैं, ये हमारी धरती से आई हैं, हमारे एरिया से, हमारी क्लाइमेट में उगती हैं ये सब चीज़ें। हमें अपने मौसम, सीज़न का और अपने प्रदेश, अपने एरिया का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जब हम खाना खाते हैं। हमारे प्रदेश में जो उग रहा है, जो हमारे यहाँ पैदा हो रहा है, जो हमारी विशेषता है, वो हमें ज़रूर खाना चाहिए। पहले हमारे यहाँ सर्दियों में मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू, उड़द के लड्डू बनाए जाते थे, लेकिन आजकल नहीं है। तो अब सब डरने लग, एक्चुअली वो ये हो गया, सबको लगता है ये मीठा है, इसको तो नहीं खा सकते, ये मीठा है, ये नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है कि ये मीठा है इसलिए नहीं खा सकते। बात ये है कि हम क्या उसको खा के पचा रहे हैं, क्या हम उतना वॉक भी कर रहे हैं। अगर मैं लड्डू खा रही हूँ तो लड्डू खाना मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पचाने के लिए मुझे 1 घंटा आधा घंटा वॉक भी करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कोई योगा करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको पचाना भी पड़ेगा, सिर्फ खाने से नहीं चल पाएगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। लड्डू, जितने भी मेथी के लड्डू हैं, ये बहुत फ़ायदा करते हैं सर्दियों में। बाजरे के लड्डू हैं, मेथी के लड्डू हैं, आटे के लड्डू हैं, इन सब में हम पूरा मेवा भर के और घी डाल के और चीनी से, गुड़ से बनाते हैं। ये हमारे शरीर को गर्मी भी देते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, हमको फ्री रेडिकल से बचाते हैं, जितनी भी हमारे टॉक्सिन्स हैं उनसे बचाते हैं। तो ये अच्छे बहुत हैं, लेकिन हमें इसको पचाना सीखना। आजकल एक समस्या और देखी जा रही है, जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें मोबाइल या टीवी चाहिए, उनको देखते हुए हम खाना खाते हैं। तो क्या लगता है, इससे क्या कुछ हम उस भोजन का सही तरीके से पाचन हो सकता है? हमारे यहाँ पहले तो कहा जाता था कि जो भोजन है उसको पहले तो जब आपको मिलता है, पहले तो उसका भगवान का धन्यवाद करना होता है कि हमें आज खाना मिला, यही बहुत बड़ी बात है। पूरा कंसंट्रेशन के साथ में आज खाते ही नहीं। और फिर आप देखिए खाना हमारा कहाँ से शुरू होता है, जब हम खाने को सूंघते हैं, उसकी जो खुशबू लेते हैं, वहाँ से हमारा पाचन शुरू होता है। जब हम खाने को देखते हैं
आँखों से और सूंघते हैं नाक से, तो वो अंदर हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती है हमारी बॉडी, वो बनाना शुरू करती है। शरीर तैयार हो जाता है कि अब खाना आने वाला है, तो सारी चीज़ें हमारे शरीर में उसको पचाने के लिए जो जो अवयव चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, जो जूसेस चाहिए, वो हम तैयार करना शुरू करें। तो हम अगर खाने को ना देखेंगे ना सूंघेंगे तो हमारा ध्यान कहीं और रहता है, ध्यान हमारा पेट कहीं भरने और के लिए। और इससे एक और समस्या होती है, क्या हमें मालूम ही नहीं चलता हम कितना खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हम खा पाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन कहीं और एंगेज्ड है, हमारा दिमाग तो कहीं और है। तो हमें ये नहीं पता चलता कि अब हमारा पेट भर गया है, अब हमें और नहीं खाना। तो इससे मोटापे की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हम अनलिमिटेड खाते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि टेस्ट किस चीज़ का क्या टेस्ट है। एक मैडम, एक ज़माना था जब हम नीचे आसन लगाकर दरी पर बैठकर आराम से तसल्ली के साथ में खाना खाते थे, फिर हम टेबल कुर्सियों पे खाने लगे और आजकल हम खड़े खड़े भी खा लेते हैं। क्या लगता है जो ये परिवर्तन आया कितना सही है हमारे लिए? देखिए, शरीर की जो क्रियाएं हैं, शरीर का जो काम करने का तरीका है, उस नज़र से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ समस्या, हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, ये मैं अक्सर सुनती हूँ। और मैं सभी से ये बात कहती हूँ कि टाइम तो हमारे पास है, हम उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, हम उस टाइम की वैल्यू, हमने टाइम को काउंट करना नहीं सीखा है, हम नहीं समझ पा रहे। कुछ कितना भी कोई बिजी होता है, वो 10 से 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता है। भाग दौड़ भरी लाइफ में हम, हाँ, लेकिन भाग दौड़ भरी लाइफ हमने दिमागी तौर पे बना रखी है। खाना खाने में 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, इससे ज़्यादा टाइम तो हम फ़ोन पे लगा देते हैं। किसी से एक फ़ोन आ जाता है तो आधा घंटा तो हम फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं। और अगर उसी टाइम को कम करके अगर 10 मिनट भी हम, अगर 15-20 मिनट, 20 मिनट नहीं है आपके पास, अगर 10 मिनट भी आप शांति से बैठ के खाना खाएं तो खाना आप एंजॉय भी करेंगे ज़्यादा। और इससे एक और समस्या होती है विकास जी, हम खाने को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते, तो हम वो दूसरी जगह अपना एंजॉयमेंट ढूंढते हैं। फिर हमें लगता है कि अच्छा, मोबाइल पे मैं पिक्चर देख लेता हूँ तभी मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा। अगर हम खाने को भी तरीके से चबा के और उसको एंजॉय करके खाएं तो हमारे जो गुड हार्मोन्स है ना बॉडी में, वो सिक्रीट हो जाएंगे, तो हमें वो सेटिस्फैक्शन, एक खुशी अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर हमको दूसरी चीज़ों में जो कुछ तो हम जो व्यसन की कैटेगरी में आते हैं, भटकेगा नहीं हमारा मन कि हम कुछ और गलत कोई चीज़ का सेवन करें जो कि निषेध है या जो हमारे शरीर के लिए खराब है। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आज से आप भी अपनी डाइट में इसी तरीके से परिवर्तन करेंगे। उचित पोषण का रखें हमेशा ध्यान, तभी होगा बीमारियों का निदान। उचित पोषण से ही होती है शरीर की वृद्धि, जीवन में मिलती है सकल समृद्धि। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, सशक्त और समृद्धशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। मैडम, आज स्टूडियो में पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी राजस्थान देखते रहिए। नमस्कार।